हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था को देखा था। हम लोगों ने ठीक ठाक उस पर चर्चा की थी, सभी समितियों के बारे में जाना था, क्या क्या चीज़ें हैं, डीपीएसपी में क्या है और किस आर्टिकल के तहत चीज़ें हैं। तो वो हम लोग आज है ना 243 का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यानपूर्वक कॉन्शस होकर के बैठना है, सुनना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, आपको याद हो जाएगा, समझ रहे ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ सुनना है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और इसकी प्रासंगिकता कितनी है, अगर आप पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले से बैठे हुए हैं, तो आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आज फिलहाल हम लोग सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कि पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद क्या है और कौन कौन से राज्यों में कितने स्तर का पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है और क्यों, ये हम जानेंगे। फिलहाल पहले तो शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद 243। इतना कष्ट आप लोगों को करना है कि अनुच्छेद में 243 याद रखिए, 343 नहीं। 343 क्या है? 343 है ना, राजभाषा से संबंधित है, तो उससे नहीं, हमें 243 याद रखना है। अनुच्छेद 40 की चर्चा हम लोग पहले कर लिए थे, तो इसका मतलब क्या है, ये डीपीएसपी के तहत कहा गया है, निदेशक तत्वों में निर्देश दिया गया है राज्यों को कि वो पंचायती राज व्यवस्था को कहीं न कहीं उनको लागू करने का काम करें, ठीक है। तो ये अलग विषय है। उसके बाद जिसमें प्रावधान है पूरी तरीके से, वो होता है अनुच्छेद 243, जो राज्य सूची का एक विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। अब हम चर्चा करते हैं, तो इसको इतना याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं की परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम जानने का ही प्रयास करेंगे कि है क्या, तो परिभाषा में हम उसको जान लेंगे, ठीक है ना, क्लियर, इतना याद रख लेंगे। उसके बाद 243 ए बी सी डी ओ तक हमें याद रखना है। तो 243 ए ये है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है? सबसे पहली चीज है पंचायतों में ग्राम सभा होना। और पहली चीज है मतलब हम एबीसीडी में अगर देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो ए है ना। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, परिभाषा के बाद हम सबसे पहले ग्राम सभा से काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसमें बस इतना ध्यान रखना है, ग्राम सभा में चीजें शुरू होती हैं तो ग्राम सभा से, और यहाँ पे ए से शुरू होता है, ठीक है। या क ख ग लिखा हो तो क से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कई बार क लिखा मिलता है तो क, ठीक। उसके उपरांत अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का संविधान, है ना, संविधान या बनना, ठीक है ना, जिसे हम गठन कहते हैं, वो है। यहाँ पे कई बार प्रश्न में इस तरीके से आ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। बी से होता है बिल्ड, अंग्रेजी में बी से बिल्ड मतलब बनना, तो पंचायतों का गठन, बनना, ये अनुच्छेद 243 बी में हो जाएगा। बी से बिल्ड मतलब बनना। यहाँ पे संविधान लिखा है, इसका मतलब क्या है ना, गठन ही, गठन कई जगह आपको सीधा सीधा लिखेगा गठन प्रश्न में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 243 सी, बस देसी तरीके से हमें याद रखना है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं हमें सोचना है कि पूरा एकदम से लगे कि अभी चंद्रयान छोड़ देंगे यहाँ से बैठ के, सामान्य सा। तो 43 सी से ये देखिए संरचना है, और संरचना में सी से संरचना है और सी से साउंड सेम है, तो सी से संरचना, इतना आप ध्यान रख लेंगे, 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 243 सी से संरचना, बिल्ड से बनना, गठन, ठीक है ना। और वो संविधान का मतलब ही वही है कि बनना, ठीक है, गठन होना। फिर अनुच्छेद 243 डी, यहाँ स्थानों का आरक्षण, अब तो फंस गए, अब क्या करें, डी है भाई, तो साउंड भी सेम नहीं है, तो डी से बन जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप एक बार सुन लीजिए बस, उसके बाद याद हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर साहब का जो है पूरा फोकस था कि जो वंचित वर्ग है ना, उसे कैसे ऊपर लाया जाए, उसको आरक्षण दिया जाए। ये पूरा काम किनका था? अंबेडकर साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो डॉक्टर, और पीएचडी करने के मामले में तो यही सबसे आगे थे भाई, कई सारे पीएचडीओं में इनका जो है महारत हासिल था, तो डॉक्टर, ठीक है।
आरक्षण। अब देखेंगे कि जितना भी गोलमेज सम्मेलन हुआ है हर जगह ये पहुंचे हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला 30, 31, 32, ठीक है ना। गांधी जी किस में पहुंचे थे? दूसरे वाले में, 31 में, है ना। गांधी जी दूसरे वाले में पहुंचे थे 1931 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि नंबर के मामले में जैसे बैठकों में अगर गड़बड़ हो रहा है तो 0, 1, 2, ठीक, 1, 2, 3, यानी कि जो बैठक हो रही उससे -1 करना है ना। और बाकी हमें डेट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 31 फिर 32, तभी तो पूना पैक्ट वगैरह होगा इसके बाद। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, तो हर जगह तीनों जगह थे। उनका सीधा सा मतलब था भैया हमें आप आज़ाद करो, वो अलग अच्छा है, अच्छी बात है, आज़ाद करिए, लेकिन आरक्षण के मामले में कहीं ना कहीं अपनी बात वो पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। तो अब ध्यान रहेगा, आप भूल करके दिखाइए, भूल नहीं पाएंगे आप, कि 343D में आरक्षण नहीं है, क्योंकि डी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे आरक्षण, काम खत्म, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 243E, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि हम आमतौर पे वर्ष के लिए ईयर लिखते हैं। ईयर में हमारे पास ई है नहीं, क्योंकि हम ओ तक पढ़ेंगे, सॉरी वाई नहीं है, तो हम इग्नोर करते हुए हम ई से ईयर समझ लेंगे। ईयर मतलब वर्ष, है ना। तो पंचायतों का 5 वर्ष तक गठन होता है, अवधि उसकी कितनी रहती है? 5 वर्ष। तो ई से ईयर, वर्ष, ठीक है, अवधि, ठीक है, क्लियर। वाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाई तक हमें जाना ही नहीं है, ठीक है ना। हालांकि उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब नगर पालिका, वो प्रश्न भी ज़्यादा नहीं बनता, तब हम आगे बढ़ते हैं, तो बनता भी नहीं तो हम बढ़ते भी नहीं है, लेकिन यहाँ से सारे के सारे पूछ लेता है प्रश्न। अब हम बात करेंगे, ये क्लियर हो गया ना, ई से वर्ष, अवधि, ठीक है। अब 243F सदस्यों के लिए निहरताएं, है ना। निहरताएं मतलब F से फेल हो जाना, है ना। जो भी सदस्य हैं, आमतौर पे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि जो ग्राम प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसे भी हटाया जा सकता है सदस्यों की। उसमें हम देखेंगे कि हाँ, उनका जो है पहले तो वो सेम टू सेम जैसे संसद में चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रस्ताव आपस में रखेंगे कि फिर 2/3 जैसे भी करके उन लोगों को, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि हम ऐसा कर सकते। तो निहरताओं से F से फेल हो जाना, काम खत्म, ठीक है ना। G से पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार उत्तरदायित्व। जी से क्या हो जाता है? जी से गॉड, और गॉड इज ऑलमाइट ठीक है, भगवान क्या है? संप्रभु हैं, तो गॉड इज ऑलमाइट, बस ये समझना है। तो पंचायतों की शक्ति, है ना, सर्वशक्तिमान है, तो शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व तो ये जी में है, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा ना, क्योंकि जो भगवान है वो सब कुछ देखते हैं, उनका ही उत्तरदायित्व तो है, उनके पास शक्तियां भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, सब कुछ। अब अनुच्छेद 243H, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, मतलब तरीके, ठीक है ना। तो टैक्स यानी कि कर वसूलना है ना, कर लगाना है। तो अब H से क्या कर लोगे? कुछ तो रिलेट करना पड़ेगा ना, है? क्या बता रही हो? देखिए, इसमें जो है इसका सामान्यतः कुछ बना नहीं था, तो कुछ अगर दिमाग में आ रहा तो बताइए क्या दिक्कत है? बाल 243H, हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे हमें कर, टैक्स से मतलब है, हाँ? इतना चलो एक कहानी सुन लेते हैं हम लोग, याद हो जाएगा। देखो, आमतौर पे ये इसी कहानी से मैं पहले भी बच्चों को याद कराया था। आमतौर पे हमारे यहाँ लोग जो भी कमाते हैं, नेता लोग जो भी हैं, आमतौर पे, मतलब किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करते हैं कि टैक्स देने से, या दुकानदार लोग GST वगैरह नहीं देना चाहते हैं, है ना, टैक्स देने से बचने की कोशिश करते हैं। और टैक्स जब बचाते हैं तो क्या करते हैं? पैसे चुराते हैं, है ना, छिपा लेते हैं, तो हाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इलॉजिकल है, लेकिन बस हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती बनाना है ना,
है कि नहीं? ये यही एक है जिसमें ज़बरदस्ती बनाना है, बाकी में आसान है, बाकी तो सब सही चल रहा था। तो हाइड कर लेते हैं, मतलब छिपा लेते हैं, और तब उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता है, समझ रहे ना? तो कर अधिरोपित करना है, और कर से संबंधित जो भी शक्तियाँ वो पंचायतों, ये जो ग्राम प्रधान होता है मुखिया, उसके पास ये शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 243H के तहत, है ना? तो H के तहत वो कर वसूलेगा, अधिरोपित करेगा, लगाएगा कर, लेकिन आमतौर पे लोग छिपा लेते हैं, चुरा लेते हैं, छिपाते हैं, बस इतना याद रखो, हाइड कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब रीजनिंग लगाने लगे इसी में, है ना? एक स्लाइड और है जिसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था हो गया खत्म, लेकिन चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना? बस आपको कॉन्शियस रहना है। अब अनुच्छेद 243I, तो वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग मतलब पैसे चाहिए, तो हम इनकम की बात करते हैं, और इनकम आय से होता है। अब आप सोचेंगे अच्छा H वाला था तो उसमें चुरा रहे थे, कर देने से बच रहे थे, है ना, हाइड, बस ये समझना है। और यहाँ पे क्या है, वित्त आयोग की बात है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो इनकम टैक्स ऑफिसर याद रख लो, जैसे भी करके। तो इनकम, है ना, वित्तीय स्थिति को सही करना है, इनकम सही करना है, तो वित्त आयोग का गठन कर दिया जाएगा 243I के तहत। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो ये सारी बकैती वहाँ याद आ जाएगी, मजाक नहीं, और आप आसानी से सही अपना आंसर टिक कर पाएंगे, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 243J, तो जे से हम क्या कर लेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा करना, वो कौन करेगा, विधानमंडल। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है, विधानमंडल द्वारा जांच की जाती है, संपरीक्षा की जाती है। तो लेखाओं का संपरीक्षा करना यानी कि जांच करना, तो जे से जांच करना, काम खत्म, ठीक है? जांच करना, संपरीक्षा, बात एक ही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्या हो गया, बड़ी हंसी आ रही है? इसमें और कोई तरीका नहीं है, या तो एकदम से सपाट रटो, जो थोड़ा संभव नहीं है ना? और तब जब आप लोग उस अवस्था में जा चुके हैं कि बस लग रहा है कि चलो छोड़ो, है ना, तो ज़बरदस्ती बस हमें दिमाग में कैसे न कैसे करके, तो जांच, संपरीक्षा का मतलब हम जांच पड़ताल ही करते हैं विधानमंडल द्वारा। उसके बाद 243K, पंचायतों के लिए निर्वाचन। निर्वाचन में इसको कैसे याद रखेंगे, इसको जो मैं याद किया हूँ, बहुत आसान होता है, और ये प्रश्न बहुत बार बनता है। अब इसमें स्टार किसी में नहीं बनाया था मैं, हालांकि सब स्टार वाले हैं, तो क्यों बनाऊं, है ना? लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछता सभी है, स्टार ये भी मिटा दिया जाए, नहीं पता चला इतने ओ तक था तो सिर्फ के याद करके बैठे हैं। है कि नहीं? तो के से आमतौर पे नॉमिनेट हम कहते हैं, तो थोड़ा सा मान लो कि ऐसा नॉमिनेट करते समय के साइलेंट है ना? तो बस याद रहेगा कैसे, उसको ज़बरदस्ती याद रखो। जैसे नॉलेज लिखते हैं KNOW से, ऐसे ही मान लो नॉमिनेट भी में ही होगा, मानना है हमें कि के यहाँ होगा साइलेंट, ठीक है? तो के से क्या हो जाएगा, ये निर्वाचन होता है। नॉमिनेट का मतलब सीधे वो तो निर्वाचन होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, है ना, लोग वोट करते हैं, और नॉमिनेशन में प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन बस हमें याद रखना है, बस इतना। तो के से क्या हो जाएगा, निर्वाचन। तो ये कई बार पूछा है, NTPC ने पूछा, NTPC ने सबको पूछा है, रेलवे ने सबको पूछा है, जितने भी थे वो तक, ठीक है? और जो भी एग्जाम बन रहे हैं पंचायतों से, तो प्रश्न बन रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से ऊपर से जम्मू कश्मीर का मामला अभी हम देखते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को अंततोगत्वा लागू कर ही दिया गया है ना, 370 हटाने के उपरांत। तो इसलिए प्रश्न थोड़ा सा बन जाता है, बस हमें जबरदस्ती थोड़ा सा दिमाग में ऐसा रख लेना है कि नॉमिनेट में के होता है ना? तो के से निर्वाचन, ठीक है? ठीक है। उसके उपरांत फिर 243L, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, तो L से लागू हो जाना, ठीक है? संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, पंचायतों की बात हो रही है, तो L से लागू हो जाना, बस इतना ध्यान रखना है। और M से मना कर देंगे, L से लागू हुआ, M से मना कर दिए, है ना? तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, तो एक में लागू हुआ, L से लागू हुआ, और M से मना कर दिया गया, नहीं लागू हुआ, ठीक है ना? फिर अनुच्छेद 243N, ये विद्यमान जो है विधियों और पंचायतों को बने रहना, ठीक है? तो N मतलब न्यूट्रल रहना कि जो है सो चलने दो चुपचाप, मतलब
जो भी विधियां हैं वो पंचायतों में बनी रहेंगी, पंचायतों का बने रहना, ठीक है। तो न्यूट्रल रहना, एन से न्यूट्रल मतलब बना रहेगा, पंचायतें चलती रहेंगी सामान्यतया। और इसका अंतिम अनुच्छेद 243 ओ, तो ओ से होता है ऑब्जेक्शन। तो पंचायतें ये चाहती नहीं है कि आप इसमें ऑब्जेक्शन दें, ठीक है। इसको थोड़ा मैं छोटा करूं तो आपको दिखेगा, देखो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। अनुच्छेद 243 ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्शन। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है कि आमतौर पर न्यायालय हस्तक्षेप करती है ना, जब भी कभी किसी चीज़ से संबंधित चीज़ें गड़बड़ हो जाएं या संसद की कार्यवाही में कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो कई बार देखा गया है ना, चाहे अनुच्छेद 32 की बात हो इस तरीके से। लेकिन ओ में साफ साफ कह दिया गया कि यहाँ पे जो न्यायालय है उसको भी एंट्री नहीं है, ऑब्जेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने से वर्जन कर दिया गया है, मनाही कर दी गई है कि अब हस्तक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, काम खत्म, ठीक है, याद हो जाएगा। अब एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ें इतना तो है कि प्रश्न छूटेगा नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे राज्य जिनको हमें ध्यान रखना है, 3 स्तरीय कितने लोग थे और उसके बाद 2 स्तरीय एक, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, धुंधला दिख रहा है, अच्छा आप लोगों को दिख रहा है, चलिए ठीक है। नहीं दिख रहा है तब भी इग्नोर, दिखना न दिखना इग्नोर करिए, सुन लीजिए बस। हम ये जानते हैं 3 स्तर का बलवंत राय मेहता समिति आती है, कब आती है, 1957 में, 57 में ये रिपोर्ट सौंप देती है और अंततः लागू कर लिया जाता है 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है ना। और उसमें जो लागू किया गया था उसमें बात ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों की होती है जो ग्राम स्तर पर होगा, उसके बाद क्षेत्र पंचायतों जो ब्लॉक स्तर पर होता है, उसके बाद जिला पंचायतें जो जिला स्तर पर होती हैं। तो 3 स्तरीय हम देखते हैं। हालांकि जब उसके बाद अशोक मेहता समिति आती है 1977-78 में, तो उसको कई बार इतना ज़्यादा वरीयता नहीं दिया गया, लेकिन आमतौर पर हम कहेंगे कि हमारे देश में बलवंत राय मेहता समिति यानी 3 स्तरीय लागू है। लेकिन चूंकि ये संघ का विषय नहीं है, विषय का मतलब मैं कह रहा हूँ भाग 7 में जो चर्चाएं होती हैं, भाग 7 में क्या क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें हम राज्य, संघ, मतलब पहले संघ कहेंगे, संघ, फिर राज्य और उसके उपरांत संवर्ती, ये सूचियां हैं, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछता है कि कितनी सूचियां हैं, तो लोग तुरंत अनुसूचियां बताने लग जाते हैं। भाई अनुसूचियां तो, अरे ये भाग लिखा हो यार गलती से, है ना। अनुसूचियां टोटल 12 है हमारे पास, लेकिन सूचियां जो है 3 हैं। तो संघ सूची में पहले 97 विषय होता था, अब कितने हैं, 100। इसके पास पहले 66 होते थे, अब 62। इसके पास 47 से अब कितने, 52। तो ये राज्य का है, राज्य सूची का विषय है। तो भाई सभी राज्य जिनकी मर्जी होगी वो 2 स्तर का करेंगे, जिनकी मर्जी होगी 3 स्तर का, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा विभेद देखते हैं। अगर वो संघ का विषय होता तो पूरे देश में 3 स्तरीय लागू हो जाता, ठीक है ना। तो पूरे देश में तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। और हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद 152 से हम आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं जो राज्य का विषय होता है। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। अब हम देखते हैं किसके किसके पास है, किसके किसके पास नहीं है, मतलब आरक्षण के भी बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ये देखिए अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का गठन, है ना, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, जिला स्तर के प्रावधान करता है। तो बी से बिल्ड मतलब गठन, चर्चा हम करके आए, हमें अब ध्यान है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया गया। हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर क्या क्या है। जहां पर एक स्तरीय है जिसमें सिर्फ ग्राम पंचायतें हैं, उसमें केरल है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मणिपुर है ना। जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय लागू कर दिया गया है, पहले था, जब 370 हटा फिर वहां पे 3 स्तरीय लागू कर दिया गया है। तो केरला, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर में एक यानी सिर्फ ग्राम पंचायतें हैं, तो 1 स्तरीय है, क्लियर। द्विस्तरीय में ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां हैं, ठीक है, यानी कि तीसरा, थर्ड वाला गायब है। तो असम, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सब में क्या है, द्विस्तरीय है। बड़ा तबका
देश का बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा राज्यों का 3 स्तरीय पंचायतों को अपने राज्यों में लागू करता है, जिसमें हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, है ना। पंचायत समिति मतलब जो ब्लॉक के माध्यमिक या हम ब्लॉक स्तर पर चर्चा करते हैं, है ना, ब्लॉक प्रमुख वगैरह बना लेते हैं, बीडीसी, तो वो होता है। तो इसमें जिला तक नहीं था दूसरे वाले में, लेकिन इसमें तीनों स्तर तक का मामला है। तो इसमें यूपी, भाई ये तो यूपी रहेगा ही। बिहार, देखिए सामान्यतः जो महिलाओं का आरक्षण है, पूछा जाता है कि महिलाओं का पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण कितना है, तो कितना है 1/3 अर्थात 33%, है ना। 33% या 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में सामान्यतया। लेकिन ये जो बिहार है, ये बिहार 50% यानी 1/2 आरक्षण महिलाओं को देता है। ये प्रश्न कई बार बना है, बात समझ में आ रही है। तो अन्य में हम देख लेंगे झारखंड, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, है ना। कुछ लोग जो है 4 स्तरीय भी बनाए हुए हैं, है ना, जिसमें ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, छोटा सा क्षेत्र, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, जिसमें पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखेंगे स्पेशली पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये कुछ ऐसे राज्य जिनमें 4 स्तरीय पंचायतों को भी लागू किया गया है, ठीक है ना। तो लास्ट में इस प्रश्न पे मैं बताया था कि नहीं पहले इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दरअसल मैं पूछूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था। सुनिए ध्यान से, लागू किया गया था, ठीक है ना। प्रश्न सुनना होता है या पढ़ना होता है ध्यान से, नहीं तो आंसर आप गलत कर देंगे। पूछ कुछ रहा है क्वेश्चन, आप आंसर कुछ और कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा था कि लागू की बात होगी तो तुरंत अधिनियमित बताएंगे, अधिनियमित की बात होगी तो लागू बताने लग जाएंगे, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जो है अपनी राय जरूर लिखें, और इस प्रश्न का भी आंसर करेंगे सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। और अंतिम वाला तो हम देख लेंगे, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि पहले था 1 स्तरीय में, लेकिन अब फिर 3 स्तरीय में आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।